दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली आने वाले चंद सालों में आपको भारत के नक्शे पर यह नजर नहीं आएगी। जी हाँ, आपने यह सही सुना। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक नई परिभाषा दी है, जिसको लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि यह नई परिभाषा क्या है, आखिर हमें इस नई परिभाषा की जरूरत क्या पड़ी, क्या है वो 100 मीटर का नियम। पूरे देश में हो रहे विरोध के बाद सरकार ने इस मामले में क्या यू टर्न लिया और क्या इससे अरावली नक्शे से गायब हो जाएगी, इसका सीधा असर आपकी सांसें और पानी पर कैसे पड़ेगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आप एक भी पॉइंट मिस मत करना। ये हमला है हमारे घर पे, हमारी पहाड़ियों पे, हमारे पानी पे, हमारे रहन सहन पे, हमारे आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। कल पूरा जयपुर आएगा यहाँ पर अरेस्ट होने के लिए, जब तक इस जंगल नहीं बच जाता है। इंकलाब! आप इन्हें भली नियम को, भली परिभाषा को, भली विकास को, मां तो इन्हें हम लोग का हंसा। और बात यदि घर रही आ जावे तो पचे राजस्थान बहसबाजी नहीं करे, पचे राजस्थान उबो वही जा। इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको अरावली के बारे में सामान्य जानकारी दे दूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इसे बचाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अरावली भारत और विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। इसका निर्माण 2.5 अरब वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में, जब मनुष्य की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, यूरेशियन और इंडियन ओशियन प्लेट में हुई टक्कर के बाद वलन की क्रिया से हुआ। ये एक खंडित पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार अरब सागर से माना जाता है। वर्तमान में यह उत्तर पश्चिमी भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में फैली हुई है। गुजरात के खेड़ बर्मा से दिल्ली के रायसीना हिल तक इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है, यानी 79% ये राजस्थान में स्थित हैं। दिल्ली में इसके अंतिम छोर पर राष्ट्रपति भवन और जेएनयू विश्वविद्यालय हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जयगढ़ और नाहरगढ़, अजमेर में तारागढ़, राजसमंद में कुंभलगढ़ और भारत का सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ भी इस पर्वत पर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसके पूर्व में राजस्थान का उपजाऊ मैदानी और पठारी भूभाग है तथा इसके पश्चिम में थार का मरुस्थल स्थित है, जिसको आगे बढ़ने से रोकने में अरावली एक प्राकृतिक दीवार का काम करती है। इसके साथ ही साथ 2 राष्ट्रीय उद्यान, 20 से अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य, 4 टाइगर रिजर्व इसी अरावली की गोद में स्थित हैं। अरावली लो अयस्क तांबा, जस्ता, चांदी, मार्बल, चूना पत्थर, बजरी जैसे लगभग 60 से अधिक खनिजों का भंडार है, जिन पर खनन माफियाओं की बुरी नजर रहती है। इसके कारण आज इसके अस्तित्व पर संकट आ खड़ा हुआ है। अब समझते हैं कि अभी हुआ क्या है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय की एक सिफारिश को मान लिया है, जिसमें अरावली की नई परिभाषा दी गई है। यह नई परिभाषा क्या है, वैसे तो आपने इसके बारे में सुन लिया होगा, आगे मैं इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। लेकिन पहले समझते हैं कि इस फैसले की क्या जरूरत पड़ गई थी। आखिरकार ये नई परिभाषा अरावली पर क्यों थोप दी गई, इसको जानने के लिए इतिहास में चलते हैं। अंग्रेजों के शासन के समय अरावली के कई हिस्सों को गैर मुमकिन पहाड़ कहा जाता था। इसका मतलब ऐसी जमीन जहां खेती मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहां पत्थर हैं। फिर आता है PLP एक्ट, यानी पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1900। ये भारत के सबसे पुराने पर्यावरण एवं भूमि संरक्षण कानूनों में से एक है। ये कानून मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के संवेदनशील क्षेत्रों जैसे अरावली और शिवालिक की पहाड़ियों को शरण से बचाने के लिए बनाया गया था। PLP एक्ट की धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचित भूमि को वन भूमि माना जाएगा। इसका मतलब है कि ऐसी भूमि पर गैर वानिकी गतिविधियां जैसे कि रियल एस्टेट निर्माण बिना केंद्र सरकार की अनुमति के नहीं की जा सकती। उसके बाद देश आजाद हुआ तो वनों का संरक्षण करने के उद्देश्य से वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लाया जाता है। यह कानून कहता है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना वन भूमि का उपयोग गैर वन कार्यों जैसे खनन के लिए नहीं किया जा सकता। लेकिन 80 के दशक में लेह किल्ली और उसके आसपास के शहरों का तेजी से विस्तार हो रहा था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग के निर्माण के लिए रोड़ी, बजरी, पत्थर की भारी मांग थी और इस डिमांड को पूरा करने के लिए भ्रष्ट नेताओं, अधिकारियों और खनन माफियाओं अरावली एक खजाने के रूप में दिखी। राज्य सरकारों, मुख्य रूप से राजस्थान और हरियाणा, ने राजस्व बढ़ाने के लिए आंख मूंद कर माइनिंग लीज जारी की। चालाकी से अरावली के बड़े हिस्से को अपने राजस्व रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज ही नहीं किया, भले ही वहां घने जंगल थे। वे इसे बंजर या पहाड़ कहते थे ताकि 1980 का कानून लागू न हो। इसको गंभीर रूप में लेते हुए 7 मई 1992 को केंद्र सरकार द्वारा
अरावली नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अरावली पर्वतमाला के पारिस्थितिकी तंत्र को विनाश से बचाना था। इसमें गुड़गांव और अलवर के कुछ हिस्सों को इकोलॉजिकल सेंसिटिव माना गया, लेकिन ये पूरे अरावली रेंज पर लागू नहीं था। इसके कारण अरावली के अन्य हिस्सों में अवैध खनन की गतिविधियां धड़ल्ले से चल रही थी। इसी को सीरियस लेते हुए भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यावरण वकील महेश चंद्र मेहता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अरावली संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में उनका अतुलनीय योगदान है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक लड़ाइयां लड़ी हैं, जिसमें गंगा प्रदूषण मामला और ताजमहल के लिए ताज ट्रोपियम केस प्रमुख है। इसलिए इन्हें भारतीय न्यायपालिका में पर्यावरण संरक्षण के लिए द ग्रीन एडवोकेट भी कहा जाता है। उनके प्रयासों से ही सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य विषय बना दिया। अब वीडियो पर वापस लौटते हैं। दिनांक 12 दिसंबर 1996 एन गोदावर्मन बनाम भारत संघवाद, ये वह तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत के लिए वन की परिभाषा को एक समान कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार वन की अपनी मनमानी कानूनी परिभाषा का उपयोग बंद करे। कोर्ट ने एक समान मानक तय किया। डिक्शनरी मीनिंग यानी शब्दकोश का अर्थ, मतलब कोई भी जमीन जो वन जैसी दिखती है उसे वन माना जाएगा, चाहे वो सरकारी रिकॉर्ड में कुछ भी हो और उसका मालिक कोई भी हो, तथा उस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होगा। इस फैसले ने अरावली के उन हजारों एकड़ इलाकों को सुरक्षा के घेरे में ले लिया जिन्हें राज्य सरकारें वन नहीं मानती थी। साथ में कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वह अपनी अपनी एक्सपर्ट कमेटी बनाए और इस यूनिफॉर्म परिभाषा के आधार पर अपने राज्यों में वनों की पहचान करे। राज्यों ने समितियां तो बनाई, लेकिन अरावली जैसे क्षेत्रों में जमीन की पहचान करने में बहुत आनाकानी की। 2002 में राजस्थान ने अरावली में खनन को विनियमित करने के लिए एक औपचारिक परिभाषा बनाई जो रिचर्ड मर्फी लैंडफॉर्म वर्गीकरण पर आधारित थी। इसमें स्थानीय ऊंचाई से 100 मीटर ऊंचे उठने वाले सभी लैंडफॉर्म को पहाड़ के रूप में पहचाना गया और उसके आधार पर पहाड़ों और उसकी साइड ढलानों के दोनों ओर खनन पर रोक लगा दी गई। राजस्थान 9 जनवरी 2006 से इस नियम का पालन कर रहा है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में इसका बहुत ही भयानक परिणाम प्राप्त हुआ, जिसकी जानकारी आगे वीडियो में दूंगा। फिर 7 मई 2004 सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अरावली क्षेत्र में खनन कार्य तब तक नहीं होगा जब तक कि पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिल जाती। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने FSI द्वारा अरावली की 100 मीटर वाली परिभाषा को खारिज कर दिया। FSI ने कोर्ट के निर्देश पर राजस्थान में 3 डिग्री स्लोप का नियम बनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी धरातल पर पूरी तरह से स्थिति नहीं सुधरी। अवैध खनन जारी रहा। दिन में रोक के बावजूद रात के अंधेरे में खनन की गतिविधियां तड़ल्ले से चालू थी। खनन माफिया और राज्य सरकारें इस बात पर बहस करने लगी कि अरावली पहाड़ी कहाँ शुरू होती और कहाँ खत्म। खनन माफियाओं ने तर्क दिया कि पहाड़ी का तल अरावली का हिस्सा नहीं है, इसलिए वहां निर्माण या खनन हो सकता। जैसा कि मैंने बताया, 100 मीटर वाली परिभाषा का राजस्थान में भयंकर प्रभाव पड़ा। केंद्र सरकार की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति CSC की सुप्रीम कोर्ट को दी गई रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के अरावली क्षेत्र में सर्वे किए गए 128 पहाड़ों में से 31 पहाड़ पूरी तरह से गायब कर दिए गए हैं। FSI के अनुसार पिछले कुछ दशकों में अरावली का लगभग 25% हिस्सा अवैध खनन की भेंट चढ़ गया। जहां पहले पहाड़ था वहां अब गहरी खाइयां और समतल जमीन है। CAG की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2025 तक पिछले 5 सालों में 98 लाख मेट्रिक टन खनिजों का अवैध खनन हुआ। राजस्थान सरकार द्वारा संसद में पेश डाटा के अनुसार पिछले 5 सालों में अरावली के क्षेत्र में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के कुल 27,000 से अधिक मामले दर्ज हुए। लेकिन हैरानी की बात है, इनमें से सिर्फ लगभग 3200 मामलों में ही पुलिस FIR दर्ज की गई। बाकी मामलों में केवल जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। सबसे ज्यादा अवैध खनन के मामले भीलवाड़ा और जयपुर में प्राप्त हुए। सिलिकोसिस, जो कि पत्थर के धूल से होने वाली लाइलाज बीमारी है, अरावली के आसपास के क्षेत्रों में महामारी की तरह फैल गई। राजस्थान सिलिकोसिस पोर्टल के अनुसार राजस्थान में अब तक 22,000 से अधिक मजदूरों को सिलिकोसिस प्रमाण पत्र जारी किए गए। कहीं गांवों को विधवाओं का गांव कहा जाता है, क्योंकि वहां पुरुष मजदूर सिलिकोसिस की बीमारी के कारण दम तोड़ देते हैं। अवैध खनन माफिया इतने बेखौफ हैं कि 2022 न्यू हरियाणा में अवैध खनन रोकने गए DSP सुरेंद्र सिंह को ट्रक से कुचलकर मार दिया गया और सिस्टम चुपचाप बैठा रहा।
हद तो तब हो गई जब 2019 में हरियाणा विधानसभा ने PLP एक्ट में संशोधन कर दिया। इसका उद्देश्य अरावली की हजारों एकड़ जमीन को वन कानूनों के दायरे से बाहर करना था, ताकि पहले हो चुके अवैध निर्माणों को वैध किया जा सके और नए खनन की अनुमति मिल सके। इसके पीछे हरियाणा सरकार और रियल एस्टेट लॉबी ने तर्क दिया कि PLP एक बहुत पुराना कानून है। इसके तहत जिन जमीनों को सुरक्षित किया गया था, अब वह शहर बन चुके हैं। वह अब इन जमीनों को बिल्डर के लिए खोलना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन पर तुरंत रोक लगा दी और ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार दिल्ली के फेफड़ों को नष्ट कर रही है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर अरावली को नुकसान पहुंचाया गया तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आर्थिक हितों से ऊपर है और अरावली में खनन के संबंधित बढ़ते मामलों को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार और NCRBP को पूरे NCR के लिए एक क्षेत्रीय योजना बनाने के लिए कहा। इस योजना में अरावली को नेचुरल कंजर्वेशन जोन के रूप में परिभाषित किया जाना था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2024 को एक 8 सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश दिया। इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक कमेटी बनती है, जिसके अध्यक्ष थे पर्यावरण मंत्रालय के सचिव। इसके सदस्यों में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के वन विभागों के प्रधान सचिव, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के CEC के प्रतिनिधि शामिल थे। इस कमेटी ने ही 100 मीटर की नई परिभाषा की सिफारिश की। इस पर 20 नवंबर 2025 को भारत के तत्कालीन CGI जस्टिस VR गवाई, जस्टिस K विनोद चंद्रन, जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने TN गोदावर्मन केस में फाइनल डिसीजन सुनाया और इन सिफारिशों के आधार पर की नई परिभाषा पर मोहर लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने एक 29 पेज का वर्डिक्ट जारी किया। कहा कि दिल्ली, राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया। अब आइए डिटेल से समझते हैं इस नई परिभाषा को। इस परिभाषा के मुताबिक अब सिर्फ उसी जमीन को अरावली माना जाएगा जो ऊंचाई और लंबाई की इन 2 शर्तों को पूरा करता है। पहले अरावली हिल यानी अरावली पहाड़ी किसे माना जाएगा? यदि कोई पहाड़ अपने आसपास की समतल जमीन लोकल रिलीफ से 100 मीटर ऊंचा है तो उसे अरावली पहाड़ी माना जाएगा और 100 मीटर से छोटी पहाड़ी को अरावली नहीं माना जाएगा। जिसके बाद खनन माफिया कुछ सालों में इन्हें एक एक करके गायब कर देंगे। अब परिभाषा के दूसरे पहलू को समझते हैं। अरावली पर्वतमाला यानी अरावली रेंज किसे कहा जाएगा? इसके लिए 100 मीटर के 2 ऊंचे पहाड़ों के लोएस्ट कंटूर पॉइंट को डिसाइड किया जाएगा। लोएस्ट कंटूर पहाड़ का सबसे निचला हिस्सा या किनारा है जिसके आगे समतल जमीन शुरू हो जाती है। बाद में इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी को मापा जाएगा। इन पॉइंट के बीच की दूरी 500 मीटर से ज्यादा है, उन्हें अरावली पर्वतमाला ना मानकर एक सिंगल पहाड़ी माना जाएगा और यदि इनके बीच की दूरी 500 मीटर से कम है तो उन्हें अरावली पर्वतमाला माना जाएगा। सरकार की इन 2 शर्तों को पूरा करने वाली 2 पहाड़ियों के चारों ओर एक काल्पनिक घेरा या बफर जोन बनाया जाएगा, जिसकी चौड़ाई इनके बीच की दूरी पर निर्भर करेगी। ये दोनों बफर जोन जहां एक दूसरे को काटेंगे, उस इंटरसेक्शन पॉइंट कटान बिंदु पर एक सीधी लाइन खींची जाएगी जिसे सेंटर लाइन कहेंगे। इस सेंटर लाइन के अंतिम छोर से 2 सीधी लाइन खींची जाएगी जब तक ये पहाड़ियों के बफर जोन को टच नहीं करें। इस प्रकार इस बंद लूप में स्थित पहाड़, छोटी पहाड़ियां और समतल मैदान को भी अरावली रेंज माना जाएगा। ये परिभाषा मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये सभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में लिखी गई हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जब तक कोई सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान जाता है तब तक अरावली क्षेत्र में कोई नई माइनिंग लीज जारी नहीं की जाएगी। सुनने में ये सब कुछ सही लगता है ना? सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है। सोचिए, अब मैं आपसे कहूं कि कुतुब मीनार अब मीनार नहीं है, क्योंकि सरकार ने मीनार की एक नई परिभाषा दे दी है। दिक्कत यही है कि अरावली हिमालय की तरह ऊंचे पहाड़ नहीं है। ये दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वत हैं जो करोड़ों सालों में घिस घिस कर छोटे हो चुके हैं। साथ ही अरावली की नई परिभाषा में सबसे बड़ा जोल तो यह है कि ये ऊंचाई कहाँ से नापी जा रही है। कि दुनिया में किसी भी भूभाग से पहाड़ या मैदान, मीनार, दुर्ग, किले की ऊंचाई मापने के लिए समुद्र तल यानी मीन सी लेवल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अरावली की इस नई परिभाषा में तल का प्रयोग न करके जानबूझकर आसपास की समतल जमीन लोकल रिलीफ से ऊंचाई मापने का निर्णय दिया गया कि अधिकांश अरावली इस परिभाषा में फिट नहीं बैठे और खनन माफियाओं के लिए दरवाजे खुल जाए। कि फॉरेस्ट ऑफ इंडिया FSI का डाटा कहता है कि राजस्थान में 20 मीटर से ऊंची अरावली की लगभग 12,081 पहाड़ियां मैप की गई हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 1,048 पहाड़ियां ही ऐसी हैं जो 100 मीटर से ऊंची हैं।
इसका मतलब यह है कि 90% पहाड़ियाँ इस परिभाषा में फिट नहीं बैठ रही हैं। कानूनी तौर पर वो पहाड़ नहीं रहेगी। वो पहाड़ नहीं रहेगी तो उन पर सख्त नियम भी नहीं लागू होंगे, तो उन्हें कंस्ट्रक्शन और खनन से बचाते हैं। एफएसआई ने सीकर राजस्थान में एक सर्वे करवाया, जिसकी ये फोटो देखिए। इसमें दिख रही ग्रीन लाइन, उसके अंदर वाला क्षेत्र एफएसआई की 3 डिग्री वाली परिभाषा पर मैप किया गया है, और ब्लू लाइन के अंदर स्थित क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई नई परिभाषा को दिखाता है। आप खुद देखिए कितना क्षेत्र अब अरावली नहीं माना जाएगा। ये तो सिर्फ सीकर में है, बाकी जगहों का क्या होगा आप अनुमान लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा के बाद खनन माफियाओं को लगा कि अब उनकी चांदी हो गई है, लेकिन शायद वो भूल गए कि इस बार उनका सामना राजस्थान के रणबांकुरों से है, जहां संत जाम्बोजी के मार्गदर्शन में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए मां अमृता देवी बिश्नोई समेत 363 लोगों ने सिर कटवा दिए थे। तो इस बार तो बात पूरी अरावली काटने की थी, तो वो चुप कैसे रहते। जैसे ही ये फैसला आया, सोशल मीडिया पर इसका भारी विरोध शुरू हो गया और हैशटैग सेव अरावली ट्रेंड करने लगा। अपनी डीपी बदलकर और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर इसके खिलाफ आवाज उठाई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इस फैसले का विरोध किया तथा सेव अरावली अभियान से जुड़े हैं। उनके साथ साथ हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी जैसे कई विपक्षी नेताओं, पार्टियों, शिक्षकों, अभिनेताओं ने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। अनेक पर्यावरण विद्वानों ने इस फैसले को दिल्ली, राजस्थान और पूरे उत्तर भारत के लिए डेथ वारंट बताया है। पर्यावरण कार्यकर्ता हितेंद्र गांधी ने अरावली की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने अनुच्छेद 21 द्वारा स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार की गारंटी, अनुच्छेद 48 और 51 का हवाला दिया, जो राज्यों और नागरिकों पर पर्यावरण की रक्षा करने का कर्तव्य डालते हैं। जयपुर, उदयपुर, दिल्ली समेत पूरे भारत में लोग इस फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। जगह जगह सेव अरावली के पोस्टर के साथ रैलियां निकाली गई। Protests taking place in Jaipur over the SC Aravali order. अगर इनने अरावली को छूने की भी कोशिश करी तो इनकी कुर्सी को ऐसा छुएंगे कभी वापस कुर्सी पे नहीं बैठ पाएंगे। सेव इंडिया। ये हमला है हमारे घर पे, हमारी पहाड़ियों पे, हमारे पानी पे, हमारे रहन सहन पे, हमारे आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। लोग अरेस्ट हो रहे हैं, कल पूरा जयपुर आएगा यहाँ पर अरेस्ट होने के लिए, जब तक जंगल नहीं बच जाता है। इंकलाब जिंदाबाद। और जब मामला ज्यादा गरमाया तो पर्यावरण मंत्रालय ने 2 स्पष्टीकरण जारी किए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि इस फैसले के पीछे हमारा उद्देश्य अरावली की रक्षा करना और सभी अनियमित खनन गतिविधियों को रोकना है। केंद्र ने राज्य सरकार को अरावली में किसी प्रकार के नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमने अरावली में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान नहीं बनने तक किसी प्रकार की कोई खनन गतिविधि नहीं होगी। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना हो। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन। अरावली में लगभग 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज रहेंगे। लेकिन मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लीगल माइनिंग तो रोक दोगे, लेकिन जो इलीगल माइनिंग चल रही है उसको रोकने के लिए आपके पास क्या प्लान है? एक तरफ आपकी सरकार एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला रही है, दूसरा संकल्प एक पेड़ मां के नाम। हर कोई अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाए, और दूसरी तरफ आप अरावली के लाखों पेड़ काटने की बात कर रहे हो। आप विजन लेकर 2047 तक भारत को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत के वनों और पहाड़ों को काटकर भारत का विकास कैसे संभव है? आप भारत को विश्वगुरु और सोने की चिड़िया बनाना चाहते हो, लेकिन आपने कभी सोचा है यदि इस चिड़िया के रहने के लिए वन ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? अगर ऐसे ही अवैध खनन चलता रहा तो आने वाले कुछ ही सालों में अरावली पूरी तरह से धरातल से मिटा दी जाएगी, जिसका इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अरावली के पश्चिम में थार का मरुस्थल स्थित है, जिसमें बहुत सारे सैंड ड्यून यानी रेत के टीले पाए जाते हैं, और इनकी प्रकृति ये होती है कि ये हवा के साथ आगे बढ़ते हैं। अरावली इनको आगे बढ़ने से रोकती हैं। अगर 100 मीटर से छोटे पहाड़ हटा दिए गए तो थार के रेगिस्तान के लिए हाईवे खुल जाएगा। रेगिस्तान की रेत सीधे दिल्ली, गुरुग्राम और पूरे उत्तर भारत तक पहुंचेगी। दिल्ली हमेशा के लिए एक डस्ट बाउल बन जाएगी। रिपोर्ट्स कहती हैं कि पिछले 10 सालों में अरावली में ऐसे 12 बड़े गैप्स बन चुके हैं, जिससे धूल दिल्ली में आ रही हैं। कुछ ही सालों में थार की रेत पूर्वी राजस्थान और अन्य इलाकों में वनस्पति के विकास को रोक देगी और धीरे धीरे यह इलाका भी मरुस्थल बन जाएगा। बारिश जल संकट। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, एक बहुत बड़ा वाटर रिचार्ज जोन है।
अरावली की चट्टानों में दरारें होती हैं जो बारिश के पानी को सोखकर जमीन के नीचे भेजती हैं। अगर इन 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों को समतल करके कंक्रीट बिछा दिया गया तो पानी जमीन में नहीं जाएगा और बाढ़ तथा सूखे की स्थिति बन जाएगी। अपवा तंत्र का विनाश। अरावली राजस्थान के अपवा तंत्र को 2 भागों में विभाजित करती हैं। अनेक बरसाती नदियां जैसे मरुस्थल की गंगा लूणी, बनास, सागरमती, बाणगंगा, खारी जैसी कई नदियां अरावली से निकलती हैं। इन नदियों पर आश्रित अनेक बांध और झीलें हैं जो पेयजल और पर्यटन का प्रमुख केंद्र हैं, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। गुड़गांव, जयपुर और पश्चिमी राजस्थान का ग्राउंड वाटर लेवल जो पहले ही डार्क जोन में है पूरी तरह सूख जाएगा। वन्य जीवों के घरों का विनाश। अरावली में 22 वन्य जीव अभ्यारण्य, 4 टाइगर रिजर्व, 2 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं जिनमें टाइगर, लेपर्ड, नीलगाय जैसे जीवों की अनेक प्रजातियां अक्सर उन छोटी पहाड़ियों और झाड़ियों में निवास करती हैं जो अब अरावली नहीं मानी जाएगी। इससे मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। जब उनका घर टूट जाएगा तो जानवर रिहायशी इलाकों में घुसेंगे क्योंकि जानवर मीटर और स्केल नहीं समझते। आदिवासियों की जीविका को नुकसान। अरावली को आदिवासियों की शरण स्थली कहा जाता है। अरावली में भील, गरासिया, मीणा, सेरिया, सांसी, खेरवा जैसी अनेक जनजातियां निवास करती हैं जिनका जीवन यापन पूरी तरीके से अरावली पर निर्भर है। अगर खनन माफियाओं को नए पट्टे जारी किए जाते हैं तो इन जनजातियों के सामने जीवन निर्वाह का संकट मंडराने लगेगा। सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण होगी। अरावली पहाड़ियाँ हवा में मौजूद धूल के कणों को रोकती हैं और हवा को फिल्टर करती हैं। इसमें मौजूद सघन पेड़ ताज़ा ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं और प्रदूषण के लेवल को नियंत्रण में रखते हैं। अगर ये बैरियर हटा तो राजस्थान से सीधी धूल भरी आंधियाँ दिल्ली में घुसेगी और फेफड़ों की बीमारियाँ, अस्थमा, लंग कैंसर हर घर की कहानी बन जाएगी। दिल्ली रहने लायक शहर नहीं बचेगा। अरावली दिल्ली समेत उत्तर भारत के लिए फेफड़ों की तरह काम करती हैं। इसमें यदि ये पेड़ ही नहीं बचेंगे तो ताज़ी हवा कहाँ से आएगी। तापमान में भयानक बढ़ोतरी होगी। अरावली का जंगल दिल्ली एनसीआर के तापमान को नियंत्रित करता है। पत्थर और पेड़ गर्मी सोखते हैं जबकि कंक्रीट गर्मी को रिफ्लेक्ट करता है। अरावली के गायब होने से दिल्ली और के आसपास के क्षेत्रों का तापमान गर्मियों में 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हीट वेव से होने वाली मौतों की संख्या हजारों में होगी। अवैध खनन और रियल एस्टेट। सबसे बड़ा आर्थिक और कानूनी प्रभाव यह होगा अब तक जो जमीन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत सुरक्षित थी अब वो रेवेन्यू लैंड मानी जाएगी। परिणाम स्वरूप खनन माफिया अब कानूनी तौर पर उन पहाड़ियों को खोद सकेंगे। अरावली का 20 से 25% हिस्सा अगले 10 सालों में नक्शे से गायब हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकारें आती जाती रहेगी, कानून बनते बिगड़ते रहेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कंक्रीट उगने के बाद वहां जंगल दोबारा नहीं उगते। सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर का पैमाना तो दे दिया, लेकिन प्रकृति इंच टेप और कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानती। जब रेगिस्तान की रेत आपका दरवाजा खटखटाएगी तब कोई जजमेंट काम नहीं आएगा। ये 100 मीटर का नियम एक परिभाषा नहीं, ये एक स्कैम है जिसे लीगल जामा पहनाया गया है। ये फैसला उन लोगों ने लिया है जो ऐसी कमरों में बैठे रहते हैं। इस पर हम चुप नहीं बैठ सकते। ये लंबी चलने वाली लड़ाई है, ये आपके अस्तित्व की लड़ाई है। अगर आज हम नहीं बोले तो कल बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर आप आपके आसपास अरावली क्षेत्र में अवैध खनन होते हुए देखे तो उसकी फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। आपकी एक पोस्ट वीडियो अवैध माइनिंग को रोक सकती है। इन्हीं प्रयासों से अरावली को बचाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी इस मुद्दे के प्रति सजग कीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।